लेकिन अब जान लेते हैं कि आखिर के 25 मिनट में आपकी कमाई कहाँ हो सकती है। रुक कर लेते हैं फाइनल बेट का। बताइए रजत, कौन सा स्टॉक पिक किया आपने? GNFC, जिसमें मैं समझता हूँ कि तेजी बन सकते हैं। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन हुई है इस हफ्ते। देखिए एक लगातार रेंज में बना हुआ था, लेकिन जब वीकली चार्ट शो कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इस हफ्ते देखने को मिली है, तो ये पिक हो सकते हैं जो अब लगातार चढ़ती चली जाएगी। और आज भी देखें तो 2 हफ्ते के औसत से ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी इस गिरते बाजार पे भी। डेली चार्ट्स पे सभी एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है। चुनिंदा फर्टिलाइजर स्टॉक्स, जिसमें GNFC, दीपक फर्टिलाइजर, 2 स्टॉक्स जिसमें ट्रेडर्स काफ़ी स्ट्रांगली ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फंडामेंटल तौर पे कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव है। लगातार हमने देखा है कि तिमाही देखिए तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में वन बेसिस पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईयरली बेसिस पे Q1 में जो नतीजे आए थे उसमें घाटे से मुनाफे में कंपनी लौटती हुई नजर आई। अगर आंकड़ों के बारे में बात करें, 9.36 करोड़ के घाटे के मुकाबले 50 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन कंपनी ने पोस्ट की। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और टेक्निकल तौर पे कुछ ऐसी अब स्टॉक्स की तलाश है जो अभी तक चढ़े ना और जहां पर स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एक्सपेक्टेड हो। कंप्लीट रिवर्सल इस हफ्ते मिलता हुआ नजर आया, तो इमीडिएटली टारगेट 170 टू 173 के रेंज पे रखकर आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। जी चलिए, शुक्रिया रजत। आपका स्टॉक आप देखिए ऑलमोस्ट GNFC डे हाई की ट्रैजेक्टरी में करीब 160-30 करीब 6% ऊपर कारोबार कर रहा है। एक बार फिर से लौट के आता हूँ मैं थोड़ा सा मिड कैप में, और इनफैक्ट मिड कैप में ही वो स्टॉक्स जो कि सत्र के अंतिम छोर में वॉल्यूम्स के साथ थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहे हैं। मैं 1-2 स्टॉक्स से लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और इशू पे चलेंगे। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 8235 पे, याद रखिए सिंटेक्स इंडस्ट्रीज अपने सिर्फ मैं अगर जनवरी को छोड़ दूँ, प्लीज़ ज़रा इसके ईडी चार्ट दिखाइए, जनवरी को छोड़ दूँ तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के हाइस को टेस्ट, स्लोपिंग चैनल जो थी ना उसको टेस्ट करने जा रहा है। ट्रेडर्स थोड़ा सा यहाँ पर जोर दीजिएगा, एक अच्छा स्टॉक एक अच्छे स्तर पर आ चुका है। दिवाली बिल्कुल। सेकेंडरी मार्केट में भले ही थोड़ी सी वॉल्टिलिटी हो इन दिनों, लेकिन IPO मार्केट के जो प्राइमरी मार्केट है वो भरपूर एक्शन में है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का IPO अभी क्लोज हुआ, GNA एक्सेल्स का IPO आज बंद हो रहा है और नए ऑफरिंग्स जो हैं या नए एंट्रेंट्स जो हैं वो तैयारी में हैं नेक्स्ट वीक। ICICI प्रूडेंशियल यानी मेगा इंश्योरेंस स्पेस का IPO 19 सितंबर को ओपन होगा और ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही मानते हैं कि इंश्योरेंस स्पेस में अगर बेट करना है तो एक अच्छी पिक हो सकती है। ब्रोकर हाउसेस के जो व्यूज़ हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ICICI बैंक के MD एंड CEO चंदा कोचर से खास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस यूनिट में हिस्सेदारी घटाकर 54% वो करेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिस्सेदारी ICICI प्रूडेंशियल की लिस्टिंग के 3 साल के बाद घटाएंगे। फिलहाल ICICI प्रूडेंशियल में ICICI बैंक की जो हिस्सेदारी है वो 67.62% है। We have made a reservation of up to 10% of the offer size, that is up to 1.81 crore equity shares for eligible individuals and HUFs who are the public equity shareholders of ICICI Bank Limited as on 7th September 2016. To conclude, I will say that this IPO is a major milestone in the history of our company. It's a major milestone for the entire financial sector in India. चलिए, आप चंदा कोचर जी को सुन रहे थे। राजेश अग्रवाल जी भी हैं हमारे साथ, इसी IPO पर थोड़ी बात कर लेते हैं। राजेश, ये अपने इस क्षेत्र का अगर आप देखें इकलौता IPO होगा जिसको आपको देख के परख के फिर अगर आप देखें रिएक्ट करना है, और इसके साथ एक चीज़ और है कि इससे पहले के 7 महीने 8 महीने IPO मार्केट के लिए बहुत वाइब्रेंट रहे, लोगों ने गजब पैसा कमाया है। आप इसमें कितना पैसा बदल देख रहे हैं, और एग्जैक्टली ये एक ऐसा IPO होगा कि जिसमें आप लिस्टिंग गेन लेके निकलना है या फिर इसको होल्ड करना चाहिए? देखिए वीरेंद्र, लिस्टिंग गेन होगा या नहीं होगा, कितने में लिस्ट होगी, ये कहना इस वक्त मुश्किल है। मैं अगर वैल्यूएशन की बात करूं, जो कि आपने कहा कि इसमें बने रहें कि नहीं, उस पर अगर मैं विचार दूं तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहने चाहिए। और अगर किसी भी कारण से लिस्टिंग में थोड़े सस्ते भाव में मिलता है तो वहाँ पर नई खरीदारी भी की जा सकती है। उसके कई कारण है, जैसा कि आपने कहा इंश्योरेंस में एक पहला IPO है, कोई दूसरा लिस्टेड पीयर्स है नहीं। दूसरा, अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो 4 से भी कम एम्बेडेड वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा है। तीसरे, जो इनके नए बिजनेस प्रीमियम की जो बढ़त हुई है पिछले 4 साल में वो बहुत शानदार हुई है। प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स में नंबर 1 है।
जो इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो इंडस्ट्री में सबसे बेहतर है, और आईसीसी की पेरेंटेज होने के कारण से मुझे लगता है इस इशू में बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए और एक लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए इसमें। जी शर्मिला, आपका व्यू क्या है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ पर? ब्रोकर हाउसेस तो बुलिश हैं इस आईपीओ को लेकर। इनफैक्ट नोमरा की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एचडीएफसी मैक्स के कॉम्बिनेशन से अगर कंपेयर भी करें तो 300 से 324 का जो प्राइस बैंड है उसको अगर देखें तो वो एचडीएफसी मैक्स के कॉम्बिनेशन से करीब करीब 10 to 20% डिस्काउंट पर है। आपकी सलाह क्या है, सब्सक्राइब करना चाहिए? क्या ये अच्छा बेट होगा इंश्योरेंस स्पेस में? हाँ, यानी ये कितना डिस्काउंट है, क्या वैल्यू इसका होना चाहिए, इवन इफ यू वांट टू लीव दिस आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ द पिक्चर, आई थिंक अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बिजनेस देखें और जिस तरह से उसकी ग्रोथ हुई है इंश्योरेंस बेस में, उसको अगर ध्यान में ले और ओवरऑल पॉसिबिलिटीज देखे फॉर इंश्योरेंस एज अ बास्केट टू ग्रो, सो आई थिंक इफ यू कीप इवन दैट इन माइंड, दिस IPO makes a lot of sense, and yes, I think I would sort of echo that bullish bit for the IPO. इस बीच आप आपके स्क्रीन से भाग पे एक स्टॉक देख रहे थे, किटेक्स गारमेंट, सडन स्पाइक अगर आप देखें दिन के सर्वोच्च रुपए आके स्टॉक ही खड़ा हो गया है। पूरे टेक्सटाइल में बाइंग इनफैक्ट किटेक्स गारमेंट अगर आप देखें शार्प मूव ऑलमोस्ट, आप देखिए ये करीब 29 और रुपए इसके साथ साथ आप हिम्मत सिंह का सीडे को देखिए, वहां भी एक सडन स्पाइक आया है, वेल्सपन में भी एक सडन स्पाइक अभी भी आया है, तो कुछ सीधी रिएक्शन देखिए। चलिए इस पर टेक्निकली नहीं, आई थिंक फंडामेंटली बात कर लेते हैं इस पे। राजेश, आई मीन ये 2-3 थीम रही है मिड कैप्स में, आप देखिए टायर स्टॉक्स, टेक्सटाइल, केमिकल और सेंचुरी टेक्सटाइल्स को देखिए क्या एक डिसेंट मूव दिया है इन्होंने। आपकी राय क्या है राजेश, इसमें से अभी आपने क्लाइंट्स को सजेस्ट क्या किया है आपने? 1-2 स्टॉक्स हर बार जब आते हैं आपसे पूछता हूँ मैं यहाँ पे, इस बार की वो 2-3 स्टॉक्स कौन से होंगे? देखिए, जो थीम आप बात कर रहे हैं टेक्सटाइल की, उसमें हमने जो अपने क्लाइंटों को बहुत दिनों से रिकमेंड कर रखा है वो सेंचुरी टेक्सटाइल का है। लगभग दुगना हो गया है हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से, बट फिर भी हम समझते हैं इसमें बहुत वैल्यू है। ये प्योर टेक्सटाइल प्ले ना होकर के मैं कहूँगा इसमें टेक्सटाइल है, सीमेंट है, सेंचुरी सीमेंट के हिसाब से इनके सब्सिडरी में, दूसरे इनके लैंड की स्टोरी है, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो जो लैंड के वो वैल्यू है वो अनलॉक होगी और उस कारण से ये बढ़त देखी जा रही है। मैं समझता हूँ कि अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है और 830-825 तक आता है तो एक नई एंट्री पॉइंट बहुत अच्छी बनती है। वैल्यूएशन के लिहाज से हमारा मानना है मौजूदा स्तर से कम 10-15% की अपसाइड आने वाले 3 महीने में बिल्कुल बनती है इस स्टॉक में। जहाँ तक कोई नया स्टॉक जो कि आप कह रहे हैं की बात है, तो मैं समझता हूँ इस वक्त LIC हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जहाँ के एक नया निवेश किया जा सकता है। 15% की लोन ग्रोथ हो रही है इस स्टॉक में, पिछले तिमाही में हमने देखा है 2.61% का NIMs है, और जिस तरीके के सरकार का रवैया है अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ से, मुझे लगता है कि LIC हाउसिंग उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है LIC की जो पेरेंटेज है। और दूसरी बात अगर वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो 2.3 टाइम्स प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू पे मुझे लगता है कि अच्छा स्कोप स्टॉक में बनता है। जी, इस बीच आप 2 स्टॉक्स देखिए, एक डिफेंसिव स्पेस से FMCG स्पेस से HUL के शेयर को एकाएक यहाँ पर एक्शन दिखा है। एक बार HUL के शेयर को देख लेते हैं। दिन के निचले स्तरों पर अभी आ चुका है, आधा % कमजोरी दिखा रहा है डिफेंसिव स्पेस से होने के बावजूद। और एक आप देखिए अग्रेसिव स्पेस का स्टॉक थर्मैक्स, यहाँ पर एकाएक स्पाइक आया है और दिन के उच्चतम स्तरों पर अभी थर्मैक्स का शेयर ट्रेड कर रहा है 75 रुपए ऊपर। ऑलमोस्ट 9% की मजबूती इस स्टॉक में देखी जा रही है। शर्मिला, मैं इन दोनों स्टॉक्स पर आप एक कमेंट लेना चाहूंगी। HUL पर इसलिए क्योंकि मॉनसून, फेस्टिव सीजन, ये कुछ ट्रिगर्स रहे हैं पूरे FMCG पॉकेट से जुड़े हुए, और अभी स्टॉक भले ही दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है, लेकिन अभी ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपकी HUL पर क्या है? वहीं अगर थर्मैक्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स ने परफॉर्म नहीं किया, ये सभी जानते हैं। थर्मैक्स के बीते क्वार्टर के प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो 10% डिप हुए थे, लेकिन मैनेजमेंट की ओर से इंटरेस्टिंग कमेंट्री आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 17 में वो डिसेंट प्रॉफिट्स पोस्ट करेंगे, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि सोलर पावर सेगमेंट में काफी अच्छी डिमांड आ रही है। दोनों शेयरों पर अभी आपकी राय क्या है? जहाँ तक HUL का सवाल है, आई थिंक व्हेन यू टॉक ऑफ कंजम्पशन रिलेटेड टू मॉनसून या 7th पे कमीशन, मेरे हिसाब से जो पूरा कंजम्पशन थीम है उसमें जो बाकी के स्टॉक्स है शायद उनकी तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा। वन वी ऑलरेडी हाईलाइटेड TVS मोटर, बट आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ स्टॉक वो थोड़ा एक हाई वैल्यू आइटम, या वी सॉ कल जैसे एज एन एग्जांपल हमने काफ़ी ज्वेलरी स्टॉक्स में रन अप देखा, फेस्टिवल सीजन भी है,
पीपल विल हैव लार्जर डिस्पोजेबल इनकम. तो डेफिनेटली आई थिंक HUL और इस तरह के स्टॉक्स बेनिफिट करेंगे फ्रॉम मोर रूरल स्पेंड आफ्टर गुड मॉनसून. लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको कंजम्पशन थीम पर फोकस करना है तो ये बाकी स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करे. कमिंग टू थर्मैक्स, एक्चुअली एज यू सेड कि रिजल्ट्स खराब थे और काफ़ी हमने गिरावट देखी स्टॉक में, बट आई थिंक विद इन दैट स्पेस ये एक अच्छा स्टॉक है. आई डोंट नो ये सडनली क्यों स्पाइक हुआ है, लेकिन जिस लेवल्स पे वो था वो फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक लग रहा था. वो स्पेस में अगर रिकवरी आती है देन थर्मैक्स विल पार्टिसिपेट. लेकिन आई थिंक कि जो बाकी के जो इंफ्रा और उस तरह के कैपिटल गुड स्टॉक्स है शायद वो पहले रिकवर करे और फिर थर्मैक्स की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, बिकॉज दैट वे इट्स अ लो प्रोफाइल स्टॉक. लेकिन एक मेरे हिसाब से जो मिड कैप स्टॉक्स है उनमें एक अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है. एक और स्टॉक देखिए, मारुति 5594. मैं ये सोच रहा हूँ कि इसे खरीद कौन रहा है, इसे बेच कौन रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ. और देखिए ये ना आज का जो वॉल्यूम है इसका, मैं क्यों इस पर देख रहा था, याद रखिएगा ये अगस्त और सितंबर का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम डे है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम डे फॉर मारुति, जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर रहा है. खैर यहाँ से बात करते हैं कुछ BTC ट्रेड्स की. हमारे साथ संदीप न्यूज़ रूम से हैं. संदीप बताइए. शुक्रिया वीरेंद्र. पहला कॉल आज के लिए जो है वो है लोकेश उपल की ओर से. उनका मानना है कि कावेरी सीट्स में आप BTS ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. 360 का टारगेट होगा, 344 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें. दूसरा ट्रेड उनकी ओर से सुझाया गया है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 84 का टारगेट लेकर चलिए, 80 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा. अगले कॉल आए हैं आशीष क्याल की ओर के, लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्होंने दोनों कॉल्स सेल कॉल्स सजाए हैं. BEML पहला कॉल है उनकी ओर से 870 का टारगेट, 940 का ऊपर की ओर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा. HDL दूसरा काउंटर उनकी लिस्ट में, इसमें भी वो STBT ट्रेड इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं. 82 रुपये का टारगेट नीचे की ओर, 92 रुपये का स्टॉप लगा के इसमें आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. आखिरी कॉल्स आज के लिए नीरव छेड़ा की ओर से आए हैं. उनका मानना है कि RIL आज इसमें स्टॉक परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत है, इसमें आप लॉन्ग पोजीशन आगे भी कैरी कर सकते हैं. 1120 का टारगेट लेकर चलिए, 1060 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा. आखिरी कॉल आज के लिए है सिप्ला का 625 रुपये का टारगेट है, इसमें 580 रुपये का स्टॉप लॉस. शुक्रिया आपका संदीप. तो ये BTS ट्रेड्स बताए हैं संदीप ने, लेकिन ट्रेडर्स कॉल भी आपको बता देते हैं. 3 और स्टॉक्स ट्रेडिंग के नज़रिए से आप चुन सकते हैं. TCS को, जहां पर बाय रिकमेंडेशन है 2400 के टारगेट्स के साथ, 2325 के लेवल्स पर आपको स्टॉप लॉसेस बनाने होंगे. 2% ऊपर अभी भी TCS का शेयर ट्रेड कर रहा है. दूसरी चॉइस है हिम्मत सिंह का CDX. सडन स्पाइक अभी हमने टेक्सटाइल स्टॉक्स में आते हुए देखा भी, ये स्टॉक भी मूव किया, अभी 270 के लेवल्स पर है, लेकिन 272 के लक्ष्य देख रहे हैं. 257 का एक स्टॉप लॉस स्टॉक में बना रख सकते हैं आप. एक DV's लैब का शेयर रहेगा जहाँ पर 1400 के टारगेट, 1325 के स्टॉप लॉस आप रखे. ट्रेडर्स कॉल थी ये 3, लेकिन अगर आप भी अपने पसंदीदा स्टॉक्स पर राय लेना चाहते हैं तो अपने शेयर का नाम व्हाट्सएप कीजिए 78400240. राकेश, 2 स्टॉक्स जो आप कैरी करना चाहेंगे मंडे के लिए? दीपाली, एक तो ऑयल इंडिया जिसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया था 395 के अराउंड, डेफिनेटली एक मस्ट बाय है. और दूसरा एक इन्फोसिस, इसको भी हमने अभी मौजूदा स्तरों पर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा है बाय करने के लिए. 1035 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को बाय करना चाहिए. और मुझे लगता है एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को 1088 1090 के पार ले जाने में सक्षम है. इस स्टॉक में भी नजर रखनी चाहिए. IRB इंफ्रा को बाय करके चले हैं, 242 का स्टॉप लॉस, 266 के लक्ष्य के लिए. शर्मिला जी, ये जो इनफैक्ट राजेश, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इनफैक्ट ये जो ओवर रेटिंग हो गई थी ना, ओवर बॉट ट्रैजेक्टरी में ये सीमेंट स्टॉक चले गए थे, चाहे वोल्टाटेक सीमेंट हो, ACC, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, हिडेनबर्ग सीमेंट, प्रिम सीमेंट. इसमें ये जो हाल के 5-7 दिनों की गिरावट है, जो डिप आया है, उसमें आप दोबारा इस बीच आप देखिए TCS को भाई साहब 2374 पर आप देखें डे हाई पर 47 रुपये ऊपर. न जाने इसमें क्या हुआ एकदम से, जरा एक करके दिखाइए टिक बाय टिक. IT और ऑटो शेयर से मार्केट को ऊपर लेकर आए हैं थोड़ा बहुत. ऑलमोस्ट डे हाई पर करीब 1063 के स्तर पे. आई थिंक बीते अगर आप देखें 15 मिनट में जो निफ्टी में वाइब्रेंसी लौटी है, या फिर वाइब्रेंसी शब्द को वापस लेता हूँ प्लीज़, जो थोड़ा सा पुल बैक आया है वो आई थिंक इसी बास्केट से आया. आई मीन HCL टेक्नोलॉजीज एंड TCS एंड आपका इन्फोसिस. खैर राजेश, मेरी बात फिर उसी बात पर लौटूंगा. इसमें आप डिप्स में कहीं खरीदारी कर रहे हैं सीमेंट में? जी बिल्कुल. थोड़ी देर पहले जैसे हमने चर्चा की थी सेंचुरी टेक्सटाइल की, उसमें भी सेंचुरी सीमेंट का प्ले है. अगर प्योर सीमेंट की बात करूं मिड कैप साइड में, तो हमारी जो रिकमेंडेशन है वो इंडिया सीमेंट के तरफ है. अगर आप देखें तो वहाँ पर वैल्यूएशन के लिहाज से दूसरे मिड कैप सीमेंट के वो निस्बत
बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन है, एक तो वो हम रिकमेंड कर रहे हैं। दूसरे थोड़ा सा लार्ज हाई वैल्यू स्टॉक है बट मिड कैप में है, वो श्री सीमेंट का है जहाँ की परफॉर्मेंस लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छी रही है। तो ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो मिड कैप सीमेंट साइड में हमें इस वक्त अच्छे लग रहे हैं और हम अपने क्लाइंटों को रिकमेंड कर रहे हैं। HCL टेक्नोलॉजीज को देखिए 788 टिक बाय टिक चार्ट्स। एक बार ये कहीं डिफेंसिव बाइंग तो नहीं है? अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट है, उससे पहले थोड़ा सा कॉशियस ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हो रहे हैं, तो सोचा डिफेंसिव में क्यों ना थोड़ी पोजीशंस बनाई जाए, थोड़ा सेफ रहे शायद। अगला हफ्ता पर आप ये देखिए, आई मीन आप क्या किस चीज़ का एडवांटेज देना चाहती हैं? यू ऑलरेडी नो कि यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है, यू ऑलरेडी नो कि रुपया सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर है, आप देखिए करेंसी बास्केट में अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये किस चीज़ के लिए पाएंगे? क्लाइंट इश्यूज अभी भी हैं, सेगमेंट्स परफॉर्म कर तो ये किस चीज़ के लिए खरीदारी है? लेकिन इन्फोसिस के नंबर्स आने हैं 14 अक्टूबर को, उस पर जरूर नजर रहेगी। राकेश, नतीजों के दिन तो खरीदारी होती नहीं, नतीजों से राकेश कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी चलने का टाइम ट्रेड ले रहे हैं आप आईटी में, जब मूव दिख रहा है उसको ध्यान में रखते हुए? दीपाली, डेफिनेटली इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कैरी करना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग रैली इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक तो अगर आप देखें टॉप रेट काउंटर्स को देखिए, वॉल्यूम्स अच्छे वाले स्टॉक्स में अगर आप देखें हैं पावर ग्रिड, डीएलएफ और अगर आप देखें जैन इरिगेशन 9855 स्ट्राइक करता हुआ। फॉर जैन इरिगेशन याद रखिए इट्स अ 2 ईयर हाई फॉर जैन इरिगेशन, 2 साल का सबसे सर्वोच्च स्तर इसने छुआ। इंटरडे हाई 141 का था ये। राकेश जी वाकई अगर आप देखें बजट के बाद से जो मूव शुरू हुआ था ना, ये स्टॉक था उस दिन लगभग 55 रुपए का, आज 100 रुपए का हो गया। दैट्स इनफ या फिर अभी पैसा बनना बाकी है? राजेश जी, अग्रवाल साहब? नहीं मेरे ख्याल से। शर्मिला, आपकी राय इस पर? दिस इज अ स्टॉक आई लाइक, और बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि यू नो यू आर ट्रैकिंग इट फ्रॉम दिस मॉनसून, लेकिन आई थिंक कि जब ये गवर्नमेंट पहले यू नो द ईयर इट गॉट इलेक्टेड, मुझे लगा कि ये स्टॉक के लिए पॉसिबिलिटीज अच्छी हो सकती है, बिकॉज जिस तरह से गुजरात का मॉडल है, ये एक उम्मीद थी कि यू नो यू विल सी इट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड ऑन अ नेशनल लेवल, और माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन इन सब वेंचर्स को एक ज़्यादा you know it will get a lot more support, लेकिन वो actually is now translating this year into some orders for Jain irrigation. तो मुझे लगता है कि the growth story has really just begun, क्योंकि there is a big need and big requirement for the kind of products Jain irrigation has. जी, लेकिन शर्मिला, अभी जैन इरिगेशन की बात हुई तो एक फॉलोअप क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये होगा कि ये एग्री स्टॉक्स या फिर मॉनसून रिलेटेड शेयर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा मूव दिया। जैन इरिगेशन ही नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, यूपीएल हुआ, लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेकिन अब जिस तरह के फिगर्स आए हैं कि रेन डेफिसिट जो है वो 5% के आसपास रहा है अब तक के फिगर्स के मुताबिक, ऑलरेडी मॉनसून के ट्रिगर की वजह से स्टॉक्स काफ़ी चल भी चुके हैं, तो क्या ये समय है थोड़ा सा मुनाफा समेटने का इन स्टॉक्स में? You know, yes and no, I would agree. I think कि जिस तरह का अगर आपने मई में फॉर इंस्टेंस अगर पोजीशंस बनाए होंगे एक्सपेक्टिंग अ गुड मानसून, तो शायद आपको काफ़ी प्रॉफिट हुआ होगा। तो उस लिहाज से अगर आप थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो, बट आई थिंक यू नो अगेन इन अ होल होस्ट ऑफ स्टॉक्स शायद इस तरह के एक अपबीट मूड बना रहेगा, स्पेशली विद स्टॉक्स लाइक अ जैन इरिगेशन, और I would assume even a Mahindra and Mahindra going forward, with Mahindra and Mahindra Financial Services also going ahead, क्योंकि you know once again that festive demand factor will kick in for these stocks. So I think it is yes, one factor is getting over, लेकिन एक दूसरी story उनको आगे ले जा सकती है यहाँ से. And again, I think you know this market has proven time and again that it is really rewarding people who are sort of holding on to their stocks. We are in that phase at this point in time. तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए in booking profits. चलिए दीपाली, एक खबर को लेके आप जितना हल्ला मचा रही थी ये भी देखिए, शेखलताना प्लांट को लेकर कोई क्लीन चिट नहीं, कोई जानकारी नहीं। दैट्स व्हाई इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल स्टॉक। खैर छोड़ देते हैं, ये खबर आपको देनी थी, मैं आपको दे दी। अब आते हैं इस खबर से बाहर। राजेश, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे एग्री स्टॉक्स की, मैंने सिंटेक्स की बात की, मैंने जैन इरिगेशन की बात करी। क्या फैंटास्टिक मूव दिया है बजट के स्पीच के बाद से लेकर अब तक इन्होंने। इस बास्केट में अभी भी जो स्टॉक सबसे अच्छे हों इस बास्केट में?
देखिए इस बास्केट की अगर बात करूं और कोई एक स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूं यूनाइटेड फॉस्फोरस यूपीएल का रहेगा। हालांकि बहुत अच्छी बढ़त दिखा चुका है स्टॉक, बट मुझे लगता है कि अगर इस स्पेस में मुझे कुछ लेना हो तो वही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एक तो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि इतनी बढ़त के बाद भी कम से कम 7-8% की बढ़त की गैप और बचता है उसमें। ओके ओके ओके, चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। निफ्टी अगर आप देखें तो इस वक्त फाइनली करीब 39 अंकों पर 38781 का स्तर यहाँ पे, और निफ्टी के साथ सेंसेक्स लगभग 200 अंकों पर रहा। ग्रासिम अगर आप देखें करीब 128 रुपये ऊपर। उसके बाद आयशा मोटर्स लगभग, ग्रासिम पे आपको याद है मैं कल सुबह से बोल रहा था कि ये स्टॉक आई थिंक कल कौन मेहमान था, खैर मैं भूल गया, छोड़िए बात को। बीपीसी अगर आप देखें 11 रुपये ऊपर 580 के स्तर पे। आईटीसी 261, आईटीसी ने बहुत अच्छा प्राइस बिहेवियर दिखाया आज। एक्सिस बैंक 600 के स्तर पे 11 रुपये ऊपर रहा। बाकी अगर आप देखें टीसीएस करीब 368 के स्तर पे अच्छा मूव यहाँ पर रहा। आईटी काउंटर्स में 70 के अंतिम छोर में आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। उसके बाद मारुति सुजुकी, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर मारुति सुजुकी। और याद रखिए मारुति के लिए ये इसके बीते एक महीने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम भी था। आज सुबह अगर आप देखिए टू व्हीलर स्पेस में आग लगी हुई थी, कभी हीरो मोटर कॉर्प बजाज ऑटो, कभी हीरो मोटर कॉर्प बजाज ऑटो, लेकिन फाइनली अगर आप देखें तो जीता है आज निफ्टी। आई थिंक लोअर लेवल से 37 अंक ऊपर और हायर लेवल से 60 अंक नीचे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग रही है, लेकिन न बुल्स के फेवर में न बेयर्स के फेवर में। और निफ्टी बैंक लगातार तीसरा सेशन में 30 अंक बढ़कर निफ्टी बंद हो रहा है। अगेन आज 37 पॉइंट। देखिए मैं बताऊं, ये था एक डेड कैट बाउंस। आई मीन मतलब ये था टैड बुल लिक्विडेशन। आज थोड़ा सा 20 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, एसएक्स निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर था, तो उसने शॉर्ट्स को कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश करी। पर मैं आपको जो तथ्य बोल रहा था ना वहाँ पे खड़ा होकर कि इतने बड़े हाई विक्स पर कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग मूव सस्टेन नहीं करेगा। खैर राकेश इस क्लोजिंग पर रहा आपकी। राजेश सॉरी। देखिए जो आपने अभी जुमला यूज़ किया टायर्ड बुल, तो मुझे भी लगता है कि ये टायर्ड बुल वाली ही बात है। अगर अपने इंडेक्स से बाहर निकलें तो अनगिनत अपॉर्चुनिटी है जहां आप दांव लगा सकते हैं, बट इंडेक्स स्टॉक्स में या इंडेक्स पे मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट रेंज में एक बहुत ही छोटी दायरे में ये कामकाज अगले हफ्ते होने वाला है। जी शर्मिला, क्लोजिंग पर कमेंट्स नहीं, लेकिन अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कीपिंग इन माइंड की फेड की बैठक है? Yes, I think I would echo this that जिस तरह से stay with quality और अगर आपको अच्छे मिड कैप स्टॉक्स मिले तो उनमें निवेश करते रहे, बिकॉज येस आई थिंक मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है अगले एक आध हफ्ते के लिए, बट आई थिंक इट्स गुड और एक इट्स प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर रियली टू माय माइंड द नेक्स्ट अप मूव। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला, राजेश, आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप